हेलो एंड वेलकम टू शॉम। स्वागत है आपका इस नए कोर्स में। इसमें हम ह्यूमन सिविलाइजेशन के एवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। यह इस सीरीज का तीसरा लेक्चर है। अब तक हमने देखा कि कैसे मनुष्य जानवरों से इतना अलग है, कैसे दो पैरों पर चलने के कारण मनुष्य के दो हाथ फ्री हो गए, साथ ही मनुष्यों के पास जानवरों की तुलना में बड़ा दिमाग था। तो शक्तिशाली दिमाग और दो खाली हाथों की मदद से मनुष्य अपने एनवायरमेंट को अपनी जरूरत के हिसाब से मैनिपुलेट करने लगा और इसने मनुष्य को पृथ्वी की सबसे डोमिनेंट स्पीशीज बनने में कंट्रीब्यूट किया। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिए। ये सब कंटिन्यूएशन में है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम बात करते आ रहे हैं कि इवोल्यूशन के कारण इंसानों के शरीर की बनावट जानवरों से काफी अलग हो चुकी है। मेंटल कैपेबिलिटी में इंसान जानवरों से काफी आगे निकल चुका है, लेकिन हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। वो ये कि फिजिकल कैपेबिलिटीज में हम जानवरों से काफी ज्यादा पिछड़ गए। सारी एनर्जी मसल पावर के बजाय ब्रेन पावर में डाइवर्ट जो हो गई। पिछले लेक्चर में हम गोरिल्ला और आदमी वाला एग्जाम्पल देख ही चुके हैं। अब फिजिकल एबिलिटीज की बात हो रही है, तो इसी बात को यदि हम और आगे ले जाएं तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जानवरों की तुलना में इंसान के बच्चे इतने हेल्पलेस क्यों पैदा होते हैं। आपने देखा होगा कि कई ऐसे जानवर हैं जिनके बच्चे जन्म लेने के कुछ ही देर के अंदर खड़े होकर चलने लगते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, हिरन इत्यादि। कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। ऊंट, हाथी, जिराफ। जैसे ही इन जानवरों के बच्चे जन्म लेते हैं, थोड़ी देर बाद वो उठकर चलने लगते हैं। प्रकृति ने इन्हें सर्वाइवल के लिए ऐसा बनाया है। इनका एवोल्यूशन इस प्रकार हुआ है कि ये जंगल में शेर, तेंदुए, भेड़िए जैसे शिकारी जीवों से बच सकें। इनकी तुलना में आप इंसान के बच्चे को देखिए। एक न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबी को अपने पैरों पर खड़े होकर चलने में लगभग 1-1.5 साल लग जाते हैं। इंसानी बच्चे पैदा होने के कुछ ही घंटों के अंदर चलने नहीं लगते। काफी समय तक इंसान के बच्चे अपने सर्वाइवल के लिए पूर्ण रूप से दूसरों पर आश्रित होते हैं। ना वो खुद चल फिर सकते हैं, ना ही खुद से खा पी सकते हैं, ना ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इंसान के बच्चे इस प्रकार की एक प्री मैच्योर स्थिति में जन्म लेते हैं। कई सालों तक उन्हें सर्वाइव करने के लिए पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, जबकि कई जानवरों के बच्चे पैदा होने के कुछ ही समय के बाद चलने लगते हैं। तो सवाल उठता है, ऐसा क्यों है? इंसान के साथ ऐसा क्यों हुआ? इंसान के बच्चे एक प्री मैच्योर स्थिति में जन्म क्यों लेते हैं? इतने नाजुक क्यों होते हैं? इसका संबंध हमारे दो पैरों पर चलने और हमारे बड़े दिमाग से है। देखिए, जब इंसान ने अपने दो पैरों पर अपराइट चलना शुरू किया तो हमारे शरीर का पूरा स्ट्रक्चर बदलने लगा। दो पैरों पर चलने के लिए हमारे पेल्विस को एक खास शेप में अडेप्ट होना पड़ा, बिकॉज अब यह बहुत चौड़ा नहीं हो सकता था। हमारी रीढ़ की हड्डी और पेल्विक बोन की बनावट बदल गई। पेल्विक एरिया का आकार छोटा हो गया, इससे बर्थ कैनाल भी छोटा हो गया। तो एक तरफ तो यह हुआ, वहीं दूसरी तरफ हमारा दिमाग लगातार बड़ा होता गया, और बड़े दिमाग का मतलब था बड़ा सिर। तो यहां पर एक समस्या उत्पन्न हो गई, बड़ा सिर और छोटा हो चुका बर्थ कैनाल। अब यदि बच्चा अपने दिमाग के पूरी तरह से विकसित होने तक मां के गर्भ में रहेगा तो क्या होगा? बच्चे का सिर इतना बड़ा हो जाएगा कि छोटे हो चुके बर्थ कैनाल से नॉर्मल डिलीवरी असंभव हो जाएगी, है ना? बस इसलिए इंसान का बच्चा प्री मैच्योरली पैदा होता है और उसके दिमाग का मैक्सिमम विकास जन्म के बाद बाहर की दुनिया में होता है। यही कारण है कि इंसानी बच्चे कम डेवलप्ड स्टेज में पैदा होते हैं। ह्यूमन बेबीज के कंपैरेटिवली अर्ली स्टेज में पैदा होने के कारण ही जन्म के समय उनके शरीर के कई सिस्टम्स पूरी तरह मैच्योर नहीं होते। तभी वो सर्वाइव करने के लिए कंप्लीटली हेल्पलेस होते हैं। अकेले सर्वाइव ही नहीं कर सकते, उन्हें दूसरे लोग चाहिए, दूसरे लोगों की मदद चाहिए। इंसानी बच्चों की इसी लाचारी के कारण ही मनुष्यों में फैमिली स्ट्रक्चर विकसित हुआ, क्योंकि बच्चे की देखभाल करने के लिए लोग चाहिए। तो धीरे धीरे इंसान ने सोशल ग्रुप्स में रहना शुरू किया। ग्रुप में रहने से कई लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने लगे, मिलकर बच्चे की देखभाल करने लगे। कोई खाना जुटाने में लग गया, कोई बच्चे की देखभाल में लग गया, कोई आने वाले खतरों से बच्चे को प्रोटेक्ट करने लगा। इस प्रकार सोशल बॉन्डिंग विकसित हुई, जिसने ह्यूमन सर्वाइवल को इंप्रूव किया। और बात सिर्फ सर्वाइवल तक ही नहीं रुकी। जब बच्चे ग्रुप में रहने लगे तो उन्होंने दूसरों को ऑब्जर्व करना शुरू किया, नई चीजें सीखी, स्किल्स कॉपी की। तो इससे नॉलेज ट्रांसफर होने लगी और धीरे धीरे मनुष्य केवल इंटेलिजेंट स्पीशीज ही नहीं बल्कि सोशल स्पीशीज भी बन गया। इंसान इस प्रकार वायर्ड हो गया कि वो आपस में कनेक्ट करे, कोऑपरेट करे और मिलकर कम्युनिटी में रहे, क्योंकि इवोल्यूशनरी स्टैंड पॉइंट से आइसोलेशन में रहने से ज्यादा ग्रुप में रहना फायदेमंद था। इसको ऐसे भी समझ लीजिए, चूंकि इंसान के पास एक रिलेटिवली कमजोर बॉडी थी तो हमारी ताकत संख्या में थी, ग्रुप में रहने में थी। जितने ज्यादा नंबर्स होंगे उतना ज्यादा कलेक्टिव प्रोटेक्शन होगा,
हंटिंग, फूड गैदरिंग उतनी बेहतर होगी, सर्वाइवल उतना बेहतर होगा। इस प्रकार मनुष्य ग्रुप्स में रहने लगा। धीरे धीरे उसे कॉम्प्लेक्स सोशल रिलेशनशिप्स को मैनेज करना आ गया। इससे ह्यूमन ब्रेन रैपिडली इवॉल्व हुआ। ब्रेन में जो एरियाज कम्युनिकेशन, एम्पैथी और स्ट्रैटेजी के लिए रिस्पॉन्सिबल थे वो विकसित हुए। मनुष्य के अंदर ह्यूमन कनेक्शन की चाह विकसित हुई। मनुष्य अपने सोशल सर्कल्स से एक्सेप्टेंस, अफेक्शन, वैलिडेशन सीख करने लगा। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे कि कैसे ये कल्चर और लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी सहायक रहा। फिलहाल आगे बात करें तो समाज में रहने का एक ये भी फायदा हुआ कि नई जनरेशन्स को स्क्रैच से शुरुआत नहीं करनी पड़ी। पुरानी जनरेशन्स ने नई जनरेशन्स को नॉलेज ट्रांसफर करी और नई जनरेशन ने पुरानी जनरेशन के इनोवेशंस के ऊपर ही बिल्ड किया, चीज़ों को मॉडिफाई किया और ज़्यादा बेहतर बनाया। फॉर एग्जाम्पल, शुरुआत में मनुष्य जो टूल्स बनाते थे वो काफ़ी सिंपल थे, एकदम क्रूड स्टोन टूल्स रहा करते थे। समय के साथ ये सोफिस्टिकेटेड होते गए। शुरुआत में इंसान प्लांट्स और फ्रूट्स कलेक्ट करता था, छोटे मोटे जानवरों का शिकार करता था, हंटर गैदरर था, खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह तक भटकता रहता था। अभी तक उसने खेती करना नहीं सीखा था। वो जंगल में घूम घूम कर खाने के लिए फ्रूट्स, रूट्स, सीड्स वगैरह इकट्ठा करता था। छोटे मोटे जानवरों से काम चला लेता था। बड़े प्रेडेटर्स के बचे हुए खाने पर भी डिपेंड करता था। मतलब अगर कोई शेर, तेंदुए जैसा बड़ा प्रेडेटर किसी बड़े जानवर का शिकार करता तो इंसान छुप कर इंतजार करता था। बड़े जानवर खाकर चले जाएं तो उनके जाने के बाद जो कुछ मीट बच जाता, इंसान वहां पहुंचकर उस लेफ्ट ओवर फूड को खाता था। स्टोन टूल्स की मदद से हड्डियों को फोड़कर उनमें से बोन मैरो निकालकर खा लेता था। ऐसा काफी समय तक चलता रहा। मनुष्य कच्चा खाना खाता रहा। लेकिन फिर इंसान ने एक ऐसी चीज को कंट्रोल करना सीख लिया जिससे पूरी ह्यूमन स्टोरी ही बदल गई। वो चीज थी आग, फायर। आज हमारे लिए फायर को देखना कितना नॉर्मल है, लेकिन लाखों साल पहले आग इंसान के लिए एक टेरिफाइंग नेचुरल फोर्स थी, जैसे जानवरों के लिए आज तक है। बिजली की तरह एक खतरनाक नेचुरल फोर्स जिसे काबू नहीं किया जा सकता। जब कभी भी जंगल में आग लगती थी तो इंसान उसे कंट्रोल नहीं कर पाता था, बस देखता रह जाता था। लेकिन धीरे धीरे इंसान ने आग को समझना शुरू किया। फिर वो आग को सिर्फ ऑब्जर्व नहीं कर रहा था, बल्कि उसने अपनी इच्छा से आग को जलाना भी सीख लिया था। आग का किस प्रकार इस्तेमाल करना है, उसे कैसे मैनेज करना है, ये सीख लिया था। और इसने इंसान की पूरी लाइफ बदल दी, क्योंकि आग की मदद से इंसान को रात में भी रोशनी मिलने लगी, ठंड से बचने के लिए गर्मी मिलने लगी। आग ने मनुष्य को प्रोटेक्शन भी दिया, क्योंकि प्रेडेटर्स आग से डरते थे। तो जो इंसान पहले खुद प्रेडेटर्स से डरकर छिपता फिरता था, अब उसके पास आग के रूप में प्रेडेटर्स को दूर रखने का एक पावरफुल वेपन आ चुका था। तो लाइट, वार्मथ एंड सिक्योरिटी, आग को नियंत्रित करने से इंसान को यह सब मिला। फिर आग का एक और महत्वपूर्ण इंपैक्ट हमारे खाने पर पड़ा। इंसान ने खाने को पकाना शुरू कर दिया। पहले जो मनुष्य कच्चा खाना खाया करता था, अब वो आग की मदद से खाने को पकाकर खाने लगा। इससे समय के साथ मनुष्य का डाइजेस्टिव सिस्टम भी चेंज हुआ। कैसे? देखिए, कच्चा खाना खाने के लिए क्या चाहिए? बड़े और मजबूत दांत, क्योंकि कच्चे खाने को बहुत ज्यादा चबाना पड़ता है। फिर इसे प्रोसेस करने के लिए एक लंबा डाइजेस्टिव सिस्टम भी चाहिए, क्योंकि पके हुए खाने की तुलना में कच्चे खाने को डाइजेस्ट करना रिलेटिवली कठिन होता है, ज्यादा एनर्जी लगती है। तो जब मनुष्य कच्चा खाना खाया करता था तो दांत भी बड़े होते थे और डाइजेस्टिव सिस्टम भी लंबा होता था। लेकिन आग पर नियंत्रण करने के बाद जब मनुष्य खाने को पकाकर खाने लगा तो पके हुए सॉफ्ट खाने को चबाना भी आसान था और बॉडी के लिए उसको पचाना भी आसान था, क्योंकि पके हुए खाने को बॉडी ज्यादा एफिशिएंटली डाइजेस्ट कर सकती है। तो ग्रेजुअली पके हुए खाने की वजह से ह्यूमन बॉडी की रिक्वायरमेंट्स ही बदल गई। बड़े बड़े दांतों की जरूरत कम होने लगी। तो इससे समय के साथ हमारे दांत रिलेटिवली छोटे होने लगे। फिर पके हुए खाने की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी प्रेशर कम होने लगा। पके हुए सॉफ्ट खाने को प्रोसेस करने के लिए अब लंबे डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत नहीं थी। हमारी इंटेस्टाइन्स हमारे दिमाग की तरह बहुत ज्यादा एनर्जी लेती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करने में शरीर को बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है और बड़े दिमाग को मेंटेन करने में भी बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। तो इन दोनों चीजों का एक साथ बॉडी में मौजूद रहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लंबा डाइजेस्टिव सिस्टम और बड़ा दिमाग दोनों ही एनर्जी गजलर्स हैं। बट पके हुए खाने के कारण जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम छोटा हुआ, उसे मेंटेन करने में कम एनर्जी लगने लगी, तो जो एनर्जी बची वो ब्रेन की तरफ डाइवर्ट हो गई। बॉडी ने ये एनर्जी एक बड़े दिमाग की तरफ इन्वेस्ट कर दी। इससे इंसान के ब्रेन का डेवलपमेंट और तेजी से बढ़ गया। तो लगभग 3 से 4 लाख साल पहले फायर पर कंट्रोल हासिल करना मनुष्य के लिए सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट नहीं था,
बल्कि ये तो ह्यूमन इवोल्यूशन का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इंसान ने नेचर की एक मैसिव फोर्स को कंट्रोल करना सीखा और उस कंट्रोल ने हमारे फूड को बदला, फूड ने हमारे शरीर को बदला और हमारे शरीर में आए इन बदलावों ने हमारे ब्रेन के विकास में भी योगदान दिया। क्योंकि आग की वजह से इंसान और ज्यादा तरह के खाने को पकाकर खा सकता था। पके हुए खाने को खाने में भी कम समय लगता था, तो इससे अन्य कामों के लिए समय भी बचा। आग से रात में भी रोशनी मिल गई, तो अब केवल दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी काम किया जा सकता था। तो आग ने मनुष्य का खाना, शरीर से लेकर पूरी दिनचर्या ही बदल दी। तो ह्यूमन सिविलाइजेशन की कहानी में आग पर नियंत्रण इंसान का पहला बड़ा टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू था, जिसने इंसान को इस लायक बना दिया कि वो अब सिर्फ नेचर के साथ अडेप्ट नहीं कर रहा था, बल्कि वो नेचर को अपने हिसाब से बदलना शुरू कर चुका था।